नमस्कार, शास्त्रीय काल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज लेकर आई हूँ आपके समक्ष एक नया वीडियो जो रिलेटेड है यूपीएचएससी 2021 एग्ज़ाम से, जो अभी हाल ही यानी कल हुआ था 13 नवंबर 2021 को। इसके मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आप जैसा जानते हैं कि यूपीएचएससी एग्ज़ाम के पेपर में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो पार्ट ए जो होता है उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड, और जो पार्ट बी होता है उसमें 70 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो यहाँ मैं मॉर्निंग शिफ्ट के आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो सभी क्वेश्चंस जहाँ तक मैंने कोशिश करी है सभी आंसर्स करेक्ट हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं और अपने को रैंक कर सकते हैं कि आपने कितना पेपर करेक्ट किया है। और सेकंड चीज़ ये है कि जिन्होंने पेपर अभी देना है तो उनके लिए भी यूज़फुल है, क्योंकि जितने भी हम डिस्कशंस करेंगे उससे उनको आगे का आइडिया मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो फिर हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं। और जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन वो है, हु अमंग द फॉलोइंग वन द लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2020। ये सेट डी है एक्चुअली, तो आप उसी के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अपना देख सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 2020 का अवार्ड, लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, किसको दिया गया, किसने जीता? तो पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ। उनका नाम है थियोडोर भास्करन। इन्होंने इस अवार्ड को जीता था। बाकी ये जो तीन नाम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसके ऑप्शन में, दीपक काबरा, तो इनका नाम अभी आपने हाल ही में जजेस पैनल में सुना होगा ओलंपिक्स में। और जो नेक्स्ट है पवन सिंह, ये भोजपुरी गायक हैं, इनको जानते होंगे आप। पीवी सिंधु तो खैर बहुत ही फेमस हैं, आप सभी जानते हैं, फेमस ये सभी हैं। लेकिन आपका जो काम था वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से रिलेटेड था, तो फिर थियोडोर भास्करन इनका नाम है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। ये बहुत ही थोड़ा फसी सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट हमें आंसर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है कि 8 मेजर सॉइल्स हैं जो इंडिया में पाई जाती हैं। तो इसको लर्न करने के लिए आप एक निमोनिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑल ब्लैक एंड रेड, ऑल ब्लैक एंड रेड लाइट्स आर फॉर एमडी सर एंड मैम। ये एक छोटा सा एक सेंटेंस है, इससे हमें याद करने में आसानी होती है। जैसे ए स्टैंड्स फॉर एलुबियल, फिर बी ब्लैक हो गया, रेड सॉइल होती है आप जानते हैं। एल यहाँ पर हो जाएगा लेटेराइट, फिर एफ हो जाता है फॉरेस्ट के लिए, फिर एम हो जाता है माउंटेन, फिर डी हो जाता है डेजर्ट, फिर एस सिलाइन, और एम होता है मार्शी। तो ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। तो क्लियरली आपका जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ 8। फिर आता है व्हेन इज़ द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो मैरीटाइम डे जो सेलिब्रेट होता है वो होता है 5 अप्रैल, यानी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट होता है 1919। एक्चुअली मैरीटाइम डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि एसएस लॉयल्टी, यानी ये वोएज की बात हो रही है, और ये जो वोएज था इसकी जर्नी मुंबई टू लंदन थी, तो 58th। तो फिर ये आपको थोड़ा बहुत डिटेल पता होनी चाहिए कि क्यों मनाते हैं, क्या है ये। तो इसके फर्स्ट वो था, तो आपको इतना थोड़ा सा याद रखना है, 1919 की ये वो है। और इस वोएज का जो वो था, नाम था, वो एसएस लॉयल्टी था, और ये मुंबई टू लंदन तक गया था। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इन टू ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये सीधा सीधा आंसर है, मेमोरी टाइप क्वेश्चन है, तो डेट इन 1972। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज +5 समिट इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ एंड इट्स एनवायरमेंट। तो ये फर्स्ट अर्थ समिट है, क्योंकि फर्स्ट अर्थ समिट को हमने +5 समिट के नाम से भी जाना है। तो इसमें समिट सेकेंड अर्थ समिट भी हुई थी, जो कि शायद है कि ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड थी। क्योटो प्रोटोकॉल आप जानते ही हैं, बहुत फेमस है। तो जहाँ तक है +5 समिट रिलेशन टू प्रोटेक्शन ऑफ अर्थ है, तो वो फर्स्ट अर्थ समिट था। ठीक है। फिर आता है कि इन विच मिसल महाराज रंजीत सिंह वॉज बॉर्न। तो वो
क्लियरली अगेन मेमोरी टाइप है, तो सुक्कर चकिया से रिलेटेड है, पंजाब स्टेट से। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन जीके बहुत ब्रॉड होती है, तो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एटलीस्ट आप इन क्वेश्चंस के थ्रू ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं क्वेश्चंस पूछने में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोले मिंटो रिफॉर्म। ये बहुत ही फेमस आई थिंक है और सभी को पता ही होता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 से रिलेटेड है। फिर है हु वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसके जो मेन थे संस्थापक कह सकते हैं एक तरह से, तो बाल गंगाधर तिलक इसके हेड रहे हैं। और ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। और महाराष्ट्र एक्चुअली डेक्कन जो था वो स्कूल एक उसमें रिलेटेड था, जहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को वो बढ़ावा मिला। फिर तुरंत के तुरंत इतने रिफॉर्म्स होते चले गए, इसमें हायर की तरफ हम बढ़ते चले गए, तो उसका डेक्कन उसको नाम दिया गया डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, इसमें कई सारे लोग थे फाउंडर्स में, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम था, लेकिन उसमें जो मेन हेड थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। आउट ऑफ देम पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल के जो ऑथर थे वो पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही क्लियर है, अगेन मेमोरी टाइप क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस हैं इसके ऑथर। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल। तो सीधा सीधा क्वेश्चंस थे, सीधे सीधे आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका Which one of the following is the correct sequence of the habitat of the following Indian tribes from west to east। इन्होंने west to east पूछा है, तो west to east के लिए हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, गारो, खासी, जैंतिया, नागा। तो यही सीक्वेंस इसमें चलता है, जीके जन। तो जीके जन यानी कि गारो, खासी और फिर जैंतिया और नागा, यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। तो ये श्रृंखलाओं के अकॉर्डिंग, आप जानते हैं पर्वत श्रृंखला, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे याद रख सकते हो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये सब देखिए आप, डेम्पा सेंचुरी मिज़ोरम करेक्ट है, वाल्मीकि रिजर्व बिहार करेक्ट है, रोला नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश भी करेक्ट है, पर गांधी सागर सेंचुरी ये गलत है क्योंकि राजस्थान में नहीं है। तो आपका आंसर करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश होना चाहिए था गांधी इनके लिए, लेकिन ये मध्य प्रदेश ना देकर इन्होंने राजस्थान दिया है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। और ये है कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में। तो हु इज़ एम्पावर्ड टू फाइनली डिटरमिन वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। तो ये तो शायद है बहुत अच्छे से पता होगा आपको कि स्पीकर ऑफ लोकसभा ये डिसाइड करता है। और मनी बिल एक्चुअली ये टैक्सेशन वगैरह जितने भी होते हैं, इनसे सब जो बिल होते हैं वो हम उनको मनी बिल के उसमें जानते हैं। तो ये कौन करता है, कौन इसके पे पावर है, तो दैट इज़ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेक्स्ट है आपका who demanded a representative body freely elected by people to frame a constitution for India in 1922। तो ये तो फादर ऑफ नेशन एवरीवन नोज वेरी वेल कि उन्होंने ही इस चीज़ को करा था। तो फादर ऑफ द नेशन यानी M.K. गांधी, यही आंसर होगा इसका। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, अगेन ये है। तो इसका मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये करेक्ट है, यानी कि आंसर ये नहीं है, सॉरी पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये आंसर नहीं है, मैं बता रही हूँ ये करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं, ये भी करेक्टली मैच्ड है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ये गलत है। ये आती है आपकी 4th में, इन्होंने 6th प्रिंट करा है, तो वो आपका गलत हो जाएगा। यूनियन टेरिटरीज पार्ट 8 में ही आती हैं, वो भी करेक्ट है। और इस तरह का क्वेश्चन आप देख रहे हो हर सेट में पूछा ही जा रहा है, तो आप इनको एक बार शेड्यूल्स पार्ट्स थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 में है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 4th में है। और आप इसकी थोड़ा और डिटेलिंग पढ़ लेंगे तो आपको शायद है कि नेक्स्ट उसमें भी आसानी होगी, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन डेफिनेटली इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका व्हेन इंडिया, तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका सी होगा, ठीक। अब है व्हेन इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1945,
ए इसका आंसर होगा 1945, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू वॉल्केनोज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है एक्सटेंसिव चेन्स ऑफ वॉल्केनोज हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ओमिटिंग एंड देन रिमूविंग एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ओवर जियोग्राफिकल टाइम। ऐसा करते हैं, यानी ओमिट भी करते हैं, रिमूव करते हैं, और द प्रोसेस स्टेबलाइज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद भी चेक करिएगा अगर आपको कुछ डिफरेंस नजर आए। वैसे मुझे लगता है कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो आंसर सी। फिर आता है इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लान वॉज स्टार्टेड। गंगा एक्शन प्लान कब स्टार्ट हुआ? तो आंसर क्लियर है, 1986 को ये स्टार्ट हुआ था। फिर विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रतिबिंब टू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट्स अचीवमेंट इन मार्च 2017? तो वो स्टेट था कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक था, क्योंकि उन्होंने ही ये करा था प्रतिबिंब का, जिससे कि जो हमारी प्रजा है उनका ये मानना था कि वो ये जान सके कि गवर्नमेंट क्या अचीव कर रही है, उसके अचीवमेंट्स, उसके एफर्ट्स को। तो इसलिए उन्होंने प्रतिबिंब, कहते हैं ना सामने मिरर इमेज, तो वो चीज़ उन्होंने करी कि जो हमारे एफर्ट्स हैं वो लोगों तक पहुंच सके। तो इसके लिए उन्होंने प्रतिबिंब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वो है विद विच कंट्री इंडिया कैरीड आउट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रहा है। तो ये यूएसए के संग था। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, उनको कुछ ना कुछ आप जॉइंट जो इंडिया करता है तो उनको आप थोड़ा सा बाई नेम याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ऑन रहते हैं कॉम्पिटिशन्स में। ठीक है, तो उसके बाद आपका 20th क्वेश्चन आता है कि एज पर द वुमेन रैंकिंग announced in February 2021 by the Table Tennis Federation of India, who secured the first position। तो ये था मोनिका बत्रा, ये आपको पता होना चाहिए, मोनिका बत्रा हैं वो। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट इन प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो एक्शन रिसर्च होती है। तो एक्शन रिसर्च इज देयर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है डेटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज। तो ये तो आपको सभी को आता होगा, बच्चों से क्वेश्चन है, प्राइमरी डेटा। फिर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी केम इन टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग, कौन से प्लान के अकॉर्डिंग ये हुआ था, ये आपसे पूछ रहे हैं वो लोग। तो 1995 है ये, जब ये एज अ बॉडी डिक्लेयर हुआ। तो फिर वो आपका आएगा 1995 जो है वो हमारा 92 to 97। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लान नंबर वो हमारा 8th हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू 8th प्लान। ठीक है, फिर है आपका स्किल इन राइटिंग यूजिंग एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज एंड स्टेटमेंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो दैट इज सिंथेसिस के अंदर आता है। ये आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी से जो 20 अक्टूबर में क्वेश्चन हुआ आया था पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग। और जो आपका पहला जो पेपर हुआ था यूपीएचएससी का, और इस पेपर में भी आपका क्या है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके जितने भी फेजेज़ हैं आप उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उनमें क्या क्या हैं थोड़ा उसकी डिटेलिंग भी पढ़ लीजिएगा। ऑब्वियसली यूपीएचएससी का एग्जाम है तो डिटेल आपको पता होने चाहिए। तो सिंथेसिस का मतलब ही होता है क्या, कुछ नया क्रिएट कराना पुरानी चीज़ों से, यानी कि उनको सिंथेसाइज करना। तो ये चीज़ें आपको सिंथेसिस में मिलेंगी। तो जैसे आइडियाज़ को या कुछ नया कुछ क्रिएट कर देना, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लिखना, तो वो सिंथेसिस के अंदर ही आता है। तो यहाँ पर आंसर सिंथेसिस यानी बी हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका कि विथ रेफरेंस टू द कैलकुलेशन ऑफ मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज नॉर्मल, देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी स्कोर, एग्जैक्टनेस एंड रिलायबिलिटी इज नीडेड। तो एक्चुअली देखा जाए तो इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी स्कोर ये तो आप जानते हो मीन का होता ही है, बेसिक है। और एग्जैक्टनेस एंड रिलायबिलिटी तो ऑब्वियसली मीन में होती ही होती है। तो फिर सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि जो फर्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा इज़ नॉर्मल, तो दैट इज़ नॉट द नेसेसरी डिमांड एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि नॉर्मल जब डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो मीन हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो
मुझे नहीं लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत होनी चाहिए, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो यानी सी आंसर इसका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डज द टर्म FTP, ये तो आपको पता होगा, आंसर बहुत इजी है इसका बी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द बैंडविड्थ, अब तो सब लोग आप लोग यूज़ कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता होता है बिट्स पर सेकेंड, या हम टाइम किससे रिलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय चैनल पर यूनिट टाइम, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े घूमे हुए हैं, तो जीके है तो बट ऑब्वियसली थोड़ा सा तो रहता ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल साइट इन एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तो आपको पता ही होगा कि याहू जो है वो एक सर्च इंजन है, तो वो सोशल साइट नहीं है। फिर है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी द एक्सप्रेशन TB, ये भी आपको पता होगा, TB जो हम लोग यूज़ करते हैं वो टेराबाइट के लिए यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो टेराबाइट हो जाएगा इसका आंसर। और फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर स्पीकर हमारा आंसर होगा। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, तो आउटपुट डिवाइस केवल एक है, दैट इज़ स्पीकर। तो 30 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपने देखा बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ऐसे थे जिनका बहुत डेप्थ में जिन्होंने स्टडी करी होगी वही आंसर कर सकते हैं, लेकिन पेपर ऑल कह सकते हैं एज अ होल वॉज वेरी नाइस। तो फिर आप लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, अपने सजेशंस मुझसे लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो जिनका एग्ज़ाम हो गया उनको मेरी शुभकामनाएं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट कि आप नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है उसको बहुत अच्छे से दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।